अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम सेकेंड ईयर का चैप्टर जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 2 उसका एम कैट रिव्यू डिस्कस कर रहे हैं। 2 वीडियोज़ में बना चुका है, इसके ऊपर ये लास्ट वीडियो है, थोड़ा सा रह गया है। अच्छा, ये पिछली वीडियो से रिलेटेड एक स्लाइड है। इसमें एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में था, मैं बताना भूल गया। तो दिस इज़ अ वेरी इविल क्वेश्चन जो कि मैं बनाना चाहूँगा अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊँ। तो देखें, आपको मैंने बताया कि हर पार्ट के अंदर कितनी बोन्स हैं आपने याद रखनी है। तो आपको बताया कि अपर लिम के अंदर भी 30 बोन्स होती हैं और लोअर लिम के अंदर भी 30 बोन्स होती हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो मैं यहाँ से लोअर लिम उठा के दूंगा पूरा, ठीक है। ये इतनी बॉडी जो है ना ये हटा दूंगा, ऊपर वाली बॉडी हटा दी और बाकी ये एक लोअर लिम मैं उठा के दे दूंगा। और मैं आपसे पूछ लूँगा कि भाई इस स्ट्रक्चर के अंदर कितनी बोन्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। तो बच्चे जो है वो देखेंगे कि लोअर लिम है और लोअर लिम के अंदर 30 बोन्स होती हैं, तो वो कहेंगे भाई 30 बोन्स, ठीक है। जबकि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये हटा दूँगा, किसी तरीके से मैं पटेला जो है ना वो रिमूव कर दूँगा और बाकी बोन्स जो हैं वो मैं एज़ इट इज़ ये पूरी डायग्राम उठा के दे दूँगा, सिर्फ पटेला रिमूव कर दूँगा। तो यू नीड टू फोकस कि अगर आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ बोन्स तो गौर करें, देखें कि हो सकता है कोई बोन जो है वो शायद मिसिंग हो, कोई बोन उन्होंने हटा ना दी हो। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। अब मसल्स जो हैं इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इनका एक ही यूनिक फंक्शन है और वो है टू जनरेट द पुलिंग फोर्स। ये बात आपने याद रखनी है कि मसल्स जो हैं वो सिर्फ खींच सकते हैं, वो धक्का नहीं दे सकते। दैट इज़ वाई मसल्स जो काम करते हैं वो यूजुअली स्केलेटल मसल्स जो काम करते हैं वो यूजुअली पेयर्स में करते हैं। एक जो है वो एक तरफ खींचता है एक पार्ट को और दूसरा जो है वो दूसरी तरफ खींचता है उसी पार्ट को। तो दैट इज़ वाई ये उसका रीज़न यही है कि ये जनरेट करते हैं सिर्फ पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स जनरेट नहीं कर सकते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यूजुअली बच्चों के माइंड में होता है कि मसल सिर्फ जो है वो हाथ पैर मूव करने के काम आते हैं, चलने के काम आते हैं, लेकिन आपके जितने भी इंटरनल फंक्शंस हैं वो भी सारे के सारे मसल से कंट्रोल होते हैं। अगर आपने स्मूथ मसल प्रॉपर्ली पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब आप आपका जो हार्ट है, जो हार्ट बीट है वो आपके कार्डियक मसल से होती है। इंटरनल फ्लूइड जो पुश होता है वो भी हार्ट करता है, वो भी कार्डियक मसल से होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपका, जिसके अंदर आर्टरीज होती हैं, उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। आपकी जो गट है GIT, वहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं। वेस्ट डिस्चार्ज जो है, यूरिनरी ब्लैडर है या फिर आपकी जो इंटेस्टाइन है, स्मूथ मसल्स हैं। ग्लैंड्स की सीक्रेशन जो है स्मूथ मसल से हो रही है, ठीक है। गैस एक्सचेंज आपके वो करवा रहे हैं, क्या कहते हैं, डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम आपका जो है वो उसके अंदर आता है। इसके अलावा पावरफुल जेट्स ऑफ वाटर एंड प्रोपेल, ये डिफरेंट एनिमल्स हैं। उन एनिमल्स के अंदर छोटे एनिमल्स हैं, उनके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। ये जो टंग है ये आपका स्केलेटल मसल्स हैं। ये जो आईलिड्स हैं आपकी जो मूव करती हैं ये आपके स्मूथ मसल से होती हैं। तो दीज आर थिंग्स कि जो आपकी कंट्रोल होती है मसल से। ये सारे के सारे काम ऐसे जो मसल से कंट्रोल होते हैं। तो ना सिर्फ चलना फिरना, ना सिर्फ हाथ पैरों की मूवमेंट, बल्कि ये तमाम चीज़ें जो इंटरनली आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उनमें कहीं ना कोई मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, मसल्स किस में प्रेजेंट है? देखिए, बोन्स जो है ना वो फीचर है वर्टिब्रेट्स का। मेनली बोन्स जो है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन मसल्स जो है तकरीबन तमाम एनिमल्स का फीचर है। इवन सिंगल सेल प्रोटॉक्टिस जो है, फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर्स जो हैं, उनके अंदर भी नॉन स्ट्राइडेड मसल लाइक फाइबर्स होते हैं। मसल नहीं होते बट मसल लाइक फाइबर्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी होती है। अच्छा, इनवर्टिब्रेट में कौन से मसल पाए जाते हैं? स्मूथ। तो इसका मतलब एवोल्यूशन के अंदर स्मूथ मसल पहले आए। स्मूथ मसल जो हैं ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्लो मूवमेंट्स होती हैं इनकी। जब भी जो लोअर एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट स्लो होती है और जो फास्ट मूवमेंट आपको नजर आती है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर है और इनवर्टिब्रेट में किसके अंदर है? आर्थ्रोपोड्स के अंदर। तो इसका मतलब इनके पास स्पेशलाइज मसल हैं जिन्हें स्ट्राइडेड या स्केलेटल मसल कहा जाता है। तो देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। जिस तरह बोन का नंबर आप याद रखते थे उसी तरह इसका भी याद रखेंगे। एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर बॉडी वेट। तो अगेन इस पर उसी तरह का मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ कि मेरे पास एक शख्स है जिसका वेट 300 पाउंड्स है। हमने जब उसकी बॉडी में से एक एक मसल निकाल लिया और उसे हमने वेट किया तो वो ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए? तो वो उसका हाफ होना चाहिए। तो 300 पाउंड्स का हाफ होना चाहिए 150 पाउंड्स, ठीक है। तो 150 से कम है अगर 140 है, 145 है, ठीक है, 139 है, तो तकरीबन ये करीब करीब है। ना दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह बोन्स जो हैं मर्दों और औरतों के अंदर बराबर होती हैं, जब भी हम बात करते हैं हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि ह्यूमन मेल का स्केलेटन या ह्यूमन फीमेल का स्केलेटन, हम कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह नंबर ऑफ मसल्स जो है ना वो भी ह्यूमन उसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर जो है वो सेम नंबर ऑफ बोन्स और सेम नंबर ऑफ मसल्स पाए जाते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ मसल्स, यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। अब इसके अंदर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो स्टेटमेंट वाइज बन सकते हैं। सारे तीनों टाइप्स जो हैं मसल्स की उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो स्केलेटल मसल के बारे में आपको बताना चाहिए कि बोन्स के साथ एसोसिएटेड वॉलंटरी फंक्शन होते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रैपिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट थक जल्दी जाते हैं। स्ट्राइडेड होते हैं क्योंकि धारियाँ नजर आती हैं इसके अंदर जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं। टेंडन्स के साथ अटैच होते हैं बोन्स। मसल जब एंड हो रहा होता है तो वहाँ पर टेंडन बनता है, वो टेंडन के थ्रू जो है ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो जो वाइटिश फाइबर्स होते हैं मसल के एंड में जिसके थ्रू ये अटैच होते हैं। तो लिगामेंट और टेंडन के दरमियान आपको फ़र्क पता होना चाहिए। बोन टू बोन अटैचमेंट लिगामेंट करवाता है और मसल टू बोन अटैचमेंट टेंडन करवाता है। ओरिजिन इंसर्शन आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट के जहाँ पर मूवमेंट हो रही है वो पॉइंट इंसर्शन कहलाता है, और जिस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट नहीं हो रही वो ओरिजिन कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका आर्म है, ठीक है, ये आर्म है। अब इसके अंदर लगा हुआ है बाइसेप, ठीक है। तो बाइसेप ऊपर से आता है और यहाँ पर आकर अटैच होता है, ठीक है। ये बाइसेप लगा हुआ है। तो जब आप बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला पॉइंट फिक्स रहता है, मूवमेंट इस पॉइंट के ऊपर होती है। ये हाथ मूव करके आता है तो ये पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट इंसर्शन है, तो ये भी दिया जा सकता है मूवमेंट दिखा के। स्केलेटल मसल का ये फाइबर होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल फाइबर होता है। ये बात आपको पता होगी। आगे जो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल आपने पढ़ा उसके अंदर डिटेल में पढ़ा। दूसरी बात यह है कि आपको ये बात पता होगी कि जो लोग एमकेट पढ़ रहे हैं उन्होंने चैप्टर 3 पढ़ा हुआ है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर एक पार्ट होता है जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर एक और पार्ट होता है जिसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं इन्हें सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब आ जाते हैं स्मूथ मसल के ऊपर। ये सिंपलेस्ट है, ठीक है। ये पहले आए, ये इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, नॉन स्ट्राइडेड होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। जबकि आपके वो थे जो स्केलेटल मसल थे या स्ट्राइडेड मसल थे वो थे मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इनके दरमियान डिफरेंसेस के तौर पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल, ठीक है। तो न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है, शेप का डिफरेंस होता है, फंक्शनिंग का डिफरेंस होता है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम का डिफरेंस होता है, लोकेशन का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। ये यूजुअली हॉलो ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन होता है इनका, और इन्हें कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक होता है। तो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर सारे नर्व फाइबर्स आते हैं वो मिलकर दो तरह का सिस्टम बनाते हैं। एक वो जो कि स्केलेटल मसल को सप्लाई देते हैं वो सोमैटिक कहलाता है, और एक वो जो कि स्मूथ मसल को सप्लाई देते हैं वो कहलाता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर एज सच कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या दिखाया है इसके अंदर? टेंडन दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये मसल है, ये मसल जो है मसल का जो मेन पार्ट था वो यहाँ तक था, उसके बाद ये फाइबर्स आ रहे हैं, ये टेंडन है, ये जाकर अटैच हो जाएगा किसी बोन के साथ। दिस इज द लिगामेंट। लिगामेंट जो है वो बेसिकली एक बोन से दूसरी बोन पे जाता है। ये बोन है पटेला और ये दूसरी बोन है यहाँ पे, तो बोन से बोन जो जा रहा है वो बेसिकली लिगामेंट होता है। ये भी बोन से बोन जा रहा है, ये लिगामेंट है। अच्छा, देन हमारे पास अगेन स्मूथ मसल का स्पेसिफिक फंक्शन दिया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड को पुश करना, ब्लैडर को एम्प्टी करना। इसके अलावा ब्लड वेसल का जो डायमीटर आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़कर आए हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो डायलेशन, डायमीटर ऑफ पीपल ऑफ दिया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ इरेक्शन ऑफ हेयर आपने पढ़ा था सर्दी के अंदर या एक्साइटमेंट के अंदर आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो बेसिकली वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इरेक्टर पाइली। अच्छा, प्यूपिल ऑफ द आई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम ये कहाँ पढ़ा है? स्मूथ मसल के अंदर। अब देखें, आई के अंदर अगर क्वेश्चन आ रहा है, ये आपकी आई बॉल है, ठीक है। अब ये आपका प्यूपिल है, ये स्क्लेरा है, ये कॉर्निया है, और इसके पीछे आइरिस होता है, वो पर्दा होता है जिसके दरमियान में ये छोटी सी ओपनिंग होती है। अब ये जो ओपनिंग है प्यूपिल, ये बड़ी भी हो सकती है और ये छोटी भी हो सकती है। अब ये जो बड़ी और छोटी हो रही है ना, ये करवाते हैं स्मूथ मसल। लेकिन जब आप अपनी आई को राइट साइड पे मूव करते हैं या लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, यानी राइट की तरफ देखते हैं या लेफ्ट की तरफ देखते हैं, अब ये जो मूवमेंट हो रही है ना, ये करवाते हैं स्केलेटल मसल। तो ये डिफरेंस है। अगर मैं आई की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब लाजमी नहीं है कि स्मूथ मसल की बात हो रही है। प्यूपिल की जब बात होती है तो वो स्मूथ मसल है, लेकिन जब आई बॉल की मूवमेंट की बात होती है तो वो, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है, आपकी जो आई बॉल मूव करती है इधर उधर वो आपके कंट्रोल में होती है, आप अपनी मर्जी से इधर उधर देखते हैं, तो ये आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं। नाउ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है प्रॉपर्टीज़ का दोनों के दरमियान। स्मूथ मसल की तरह ये इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन कार्डियक स्केलेटल मसल्स की तरह ये स्ट्राइडेड होते हैं। फिर ये यूनी भी हो सकते हैं, बाइन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके फाइबर जो हैं ये सेपरेट नहीं किए जा सकते, ये मिलकर एक मैशवर्क बनाते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, और यही वजह है कि ये सारे के सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। रिदमिक पैटर्न के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसे हार्ट बीट कहते हैं। वो हार्ट के एक रीजन से कंट्रोल होती है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये इसे टाई करता है चैप्टर नंबर 14 के साथ। तो आपको पता है राइट एट्रियम के अंदर पाया जाता है साइनो एट्रियल नोड, वहाँ पर जहाँ पर सुपीरियर वीना केवा जो है वो खुलता है। देन भी इसे पेस मेकर भी कहा जाता है। अच्छा, चूँकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज यहाँ से जनरेट होता है, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से नहीं आता, तो हम हार्ट को कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है।
लेकिन स्टिल हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो स्मूथ मसल्स को भी कंट्रोल कर रहा था, वो हार्ट के रेट को मॉडिफाई कर सकता है। यानी वो जितनी देखें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उतनी बार पेस मेकर से मैसेज निकलेगा। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये इसे कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा बार मैसेज जनरेट करे ताकि हार्ट ज़्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट करे। फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मॉडिफाई हार्ट रेट मॉडिफाई हो सकता है बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लेकिन उसकी कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज हार्ट के अपने अंदर से जनरेट होता है, तो हम हार्ट को ऑटोनॉमस कहते हैं। चलो भाई स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि पहले मसल है, फिर उसके अंदर एक बंडल होता है, फिर उसके अंदर से मसल सेल फाइबर निकलता है, फिर उसके अंदर से मायोफिब्रिल निकलता है और उसके अंदर ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं अरेंज, जिनको मिलाकर एक छोटा यूनिट बनता है जिससे सार्कोमेयर कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए। इतना आसान सा क्वेश्चन होगा लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे, या तो मसल फाइबर और मायोफिब्रिल में गड़बड़ कर देंगे या मसल बंडल और मसल सेल फाइबर में। तो ये पूरा सीक्वेंस एज इट इज़ आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर। देन आपको ये पता होना चाहिए कि मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसे सार्कोलीमा कहते हैं, और सार्कोलीमा कुछ और नहीं है जस्ट वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो मसल की मेम्ब्रेन है उसे सार्कोलीमा कह रहे हैं। उसके बाद आपको आना चाहिए सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर। तो पता होना चाहिए कि सार्कोमेयर वो रीजन है जो दो जेड लाइंस के दरमियान में है। उसके बाद इसके अंदर जो फिलामेंट्स हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए। देखिए यूजुअली बच्चों को पता होता है कि जो थिक फिलामेंट है वो मायोसिन होता है, ठीक है, और जो थिन फिलामेंट है उसका सिर्फ एक नाम उन्हें पता होता है, वो है एक्टिन। जबकि जो थिन फिलामेंट है उसके अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं, एक्टिन भी होता है, ट्रोपोनिन भी होता है और ट्रोपोमायोसिन भी होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको लाजिम पता होना चाहिए, ये थिन फिलामेंट्स के अंदर आते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि एक मायोसिन के अराउंड, एक थिक फिलामेंट के अराउंड कितने थिन फिलामेंट होते हैं, तो ये 6 होते हैं। यूजुअली अगर आप डायग्राम के अंदर देखेंगे तो आपको 4 नज़र आएंगे। ये सेंटर वाला जो है ये थिक फिलामेंट है, और इसके सराउंडिंग में अगर आपको नज़र आए तो 2 इधर और 2 इधर, 4 नज़र आ रहे हैं। बट एक्चुअली इसके अराउंड जो है वो 6 थिन फिलामेंट होते हैं। तो ये नंबर ये शायद पूछा भी जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं सार्कोमेयर की अरेंजमेंट के ऊपर। तो आप यहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं जिन्हें बैंड्स कहा गया है या जोन कहा गया है, इनका आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर, किस बैंड के अंदर क्या चीज़ आती है। और दूसरा ये पता होना चाहिए कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इन बैंड्स के अंदर क्या चेंज आता है। इसके ऊपर अभी हम आते हैं। देन दिस वन कि सार्कोमेयर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेसिकली सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, सारे सार्कोमेयर मिलते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो सार्कोमेयर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना % छोटा हो सकता है अपनी टोटल लेंथ का। यानी अगर 100 मान लें, कोई भी 100 यूनिट है, इतना बड़ा सार्कोमेयर है, तो कितना % छोटा हो जाएगा, ठीक है, अपनी उसका 35% छोटा होने का मतलब है कि अभी अगर इसकी लेंथ 100 थी तो ये कितना रह जाएगा, ये 65 रह जाएगा। तो ये हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन। अब आपको एक्चुअल पता होना चाहिए। सार्कोमेयर की एक्चुअल लेंथ देके ना वो आपको पूछ सकते हैं कि 35% जो है 35% भी नहीं देंगे, बल्कि वो आपसे क्या पूछेंगे, सार्कोमेयर की लेंथ अगर आप गूगल करें तो वो तकरीबन बनती है 1.5 से लेकर 3.5 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1.5 को हम 2 कर लेते हैं और 3.5 को हम 4 कर लेते हैं। तो सार्कोमेयर की लेंथ कितनी हो गई, 2 to 4 माइक्रोमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका 35% कितना होता है, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि भाई सार्कोमेयर की लेंथ ये है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कितना लेंथ तक ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कितना माइक्रोमीटर ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो आपको इसका 35% निकाल कर आंसर मुझे बताना होगा। या मैं ये पूछ सकता हूँ कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद की लेंथ कितनी होगी। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 35% छोटा हो जाएगा, तो 35% हटा दें तो जो 65% आपका आंसर आ रहा है उतनी लेंथ। मैंने परसेंटेज आपसे नहीं पूछा, मैं आपको बता भी नहीं रहा कि सार्कोमेयर कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैं आपकी बुक की लाइन से क्वेश्चन बना रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ कि भाई कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब इसकी मुझे लेंथ बता दें। तो 35% तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अब आपने मुझे बतानी है कि जो बाकी लेंथ बच गई है इसकी वो मुझे बतानी है। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अब आ जाए इस डायग्राम की तरफ। ये हमारे पास सार्कोमेयर है, ये दो हमारे पास जेड लाइन है, ठीक है, इनके दरमियान का रीजन सार्कोमेयर कहलाता है। अब इसके अंदर आपको एक एरिया नज़र आ रहा है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है, ठीक है, ये एरियाज कहलाते हैं आई बैंड, ठीक है। तो दिस इज़ द आई बैंड, ये वाला एरिया भी ये आई बैंड है, ये हम बढ़ चुके हैं। उसके बाद एक एरिया नज़र आ रहा है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, ये जो बीच का एरिया आपको नज़र आ रहा है ये वाला कि यहाँ पर सिर्फ थिक फिलामेंट है, तो ये कहलाता है ए बैंड। फिर ये जो एरिया नज़र आ रहा है इसमें ये दोनों हैं,
थिक भी है, थिन भी है, थिक भी है, थिन भी है, थिक भी है, तो ये कहलाता है सॉरी ये वाला रीजन ए नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड एच जोन, जिसमें दोनों हैं। ये वाला जो रीजन है जिसके अंदर ये दोनों हैं, ये कहलाता है क्या, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया जो है ये कहलाता है क्या, ए बैंड, ठीक है। और ए बैंड के अंदर बीच का एरिया जो होता है ये कहलाता है एच जोन के, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फिलामेंट होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट होता है, ये एच जोन कहलाता है। अब सवाल क्या पूछा जाता है, ये वाली कंडीशन है रिलैक्स, ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, और ये वाली जो कंडीशन है वो है कॉन्ट्रैक्टेड। अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि भाई ये जो बैंड्स हैं या ये जो जोन्स हैं इनमें चेंज क्या आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप आई बैंड को देखें तो आई बैंड अब क्या हो गया, आई बैंड अब छोटा हो गया। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आई बैंड जो है उसका साइज़ डिक्रीज़ होता है, ये पहला चेंज आपने याद रखना है। सेकंड, अगर आप देखें तो जो ए बैंड है, ए बैंड जो है ना ये उतना का उतना ही रहता है, जितना ए बैंड था पहले उतना ही ए बैंड। इसमें तुम्हें लग रहा है कि ए बैंड जो है उसका साइज़ चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पे मुझे छोटा नज़र आ रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जितना ए बैंड पहले था उतना ही ए बैंड रहता है, क्योंकि जो मायोसिन है वो कहीं नहीं जा रहा, एक्टिन उसके ऊपर चढ़ के आ रहा है। तो जितना मायोसिन पहले था, मायोसिन का साइज़ तो चेंज नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर एक्टिन आ जाएगा, तो ए बैंड का साइज़ उतना का उतना ही रहता है। लेकिन अगर आप बीच वाला एरिया देखें जिसे एच जोन कहा गया है, जहाँ पर सिर्फ मायोसिन था, ये वाला एरिया, अब वो एरिया छोटा हो गया है, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आई बैंड छोटा हो रहा है, एच जोन छोटा हो रहा है, ए बैंड चेंज नहीं हो रहा, ए बैंड का साइज़ उतना का उतना ही है। और जो जेड लाइंस हैं उनके दरमियान क्या हो रहा है, जेड लाइंस एक दूसरे के करीब आ रही हैं। पहले जेड लाइंस के दरमियान इतना डिस्टेंस था, अब जेड लाइन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, यानी जेड लाइंस मूव करके एक दूसरे के करीब आ रही है। तो ये वो चेंजेस हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इस मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी का नाम आपको पता होना चाहिए और इसके शख्स का नाम अगर आप याद रखना चाहें। बाकी ये वही डायग्राम है ना। ऑल और नो रिस्पॉन्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो आपको एग्जांपल देके पूछ सकते हैं कि भाई एक में फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन आ रही है और एक में हल्की कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। एक तो वो एग्जांपल बुक के अंदर दी हुई है, दूसरी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं और वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ मोटर यूनिट की पार्टिसिपेशन जो है वो कम या ज़्यादा होगी। फिर आपको मोटर यूनिट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दैट्स इट। ये ब्रैकेट अगर याद रखना चाहें तो याद रख लें, अदरवाइज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब आ जाए कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पे ना। कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए तीन चीज़ें लाजमी हैं, इन तीनों का आपको नाम पता होना चाहिए और इन तीनों का फंक्शन पता होना चाहिए। नर्व इम्पल्स का क्या रोल है, मैसेज लेकर आती है, कैल्शियम का क्या रोल है, किसके साथ बाइंड होता है, क्या चेंज लेकर आता है और एनर्जी किस काम के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स बहुत आसान है, ठीक है, मैसेज आ रहा है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से। अब आ जाए एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी का ना ये पूरा सीक्वेंस शायद 2019 के पेपर में पूछा जा चुका है कि एनर्जी पहले फूड में होती है, उससे स्टोर होती है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन से जाती है क्रेटिनिन फॉस्फेट में और उससे जाती है एटीपी के अंदर। तो ये पूरा सीक्वेंस मौजूद था उसके अंदर, आपको करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना था, तो ये आपको पता होना चाहिए लाजमी। फिर क्रिएटिनिन फॉस्फेट क्यों मौजूद है, तो बेसिकली ये रिजर्व के तौर पर मौजूद है, इसके पास हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है जो कि ये फ़ौरन से एटीपी को सप्लाई कर देता है। देन कैल्शियम आयंस का क्या रोल है, कैल्शियम आयंस जो है वो स्टोर कहाँ होते हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे स्मूथ कहते हैं और चूंकि वो मसल में है तो उसका नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रोल क्या है, बाइंड किसके साथ होता है, तो ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद ये किसको हटाता है, तो उस चीज़ को हटाता है जो एक्टिन और मायोसिन को बाइंड करने से रोक रही थी, उसका नाम आपको लाजमी पता होना चाहिए। देखें चार चीज़ें हैं, नंबर 1 एक्टिन, नंबर 2 मायोसिन, नंबर 3 ट्रोपोनिन एंड नंबर 4 ट्रोपोमायोसिन। इन चारों में से वो कौन सी चीज़ है जो कि एक्टिन और मायोसिन को एक दूसरे से बाइंड नहीं करने देती, उसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन वो रस्सी की तरह का फाइबर होता है जो कि एक्टिन के हुक्स जो होते हैं, एक्टिन की जो साइड्स होती हैं उनको ब्लॉक करके रखता है। तो जैसे ही कैल्शियम आकर बाइंड करता है ना ट्रोपोनिन के साथ, तब ये जाकर हटते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है, अगर आपको नहीं समझ आती मसल कॉन्ट्रैक्शन तो वो वीडियो देख लें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों को इनहिबिट कौन कर रहा था, यानी इन दोनों को मिलने से रोक कौन रहा था, तो वो ट्रोपोमायोसिन था, ठीक है जी। कैल्शियम का रोल आपको पता होना चाहिए, बस इतनी बात अगर आपको याद है तो काफ़ी है। देन मसल फटीग से रिलेटेड ये है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो मसल फटीग करवा रहा है, वो लैक्टिक एसिड है, और ऑक्सीजन डेट की डेफिनेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। चलो भाई, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है। टेक्निक के बारे में बस एक बात आपको पता होनी चाहिए कि लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से होता है, और इसको अगर रिलेट करें कहीं और से तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम जो है वो डाइट से एब्जॉर्ब नहीं होगा और उस वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो हो सकता है। तो बस ये है लो लेवल ऑफ कैल्शियम जो है, दिस इज़ वाई लो लेवल ऑफ कैल्शियम इज़ हार्मफुल।
सिमिलरली अगर आप फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करें तो अगर किडनी बिला वजह एक्सक्रीट करना शुरू कर दे कैल्शियम बहुत ज़्यादा, यूरिन के अंदर अगर कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा जाने लगे तो फिर वो पर्सन जो है वो प्रोन हो जाएगा टूवर्ड्स द टेटनी, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा। तो दैट्स इट। किस ऑर्गन का जो टेटनी है वो फेटल हो सकता है, तो ये आपको बताना चाहिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का जो टेटनी है वो फेटल हो सकता है ऑब्वियसली। अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर रह जाएंगे, रिलैक्स नहीं होंगे, तो रेस्पिरेशन नहीं हो सकेगी। क्रैम्प्स के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं है, स्पोर्ट्समैन के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि उसके जो कॉजेज़ हैं वो उनके साथ मैच करते हैं। दैट्स इट। एंटागोनिस्टिक मसल्स डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होते हैं। ऑपोजिट वर्क करते हैं एक दूसरे के। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि मसल से पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। तो आपके हाथों के जो बाइसेप्स, आपके आर्म के जो बाइसेप और ट्राइसेप्स हैं, ये एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं, इतना पता होना चाहिए। कौन से मसल फ्लेक्सर्स कहलाते हैं, कौन से एक्सटेंसर पता होना चाहिए, डेफिनेशन। शोल्डर जॉइंट जो है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी कहलाता है, कितनी तरह की मूवमेंट्स होती हैं वो पता होने चाहिए। अच्छा अगेन एक तो ये डायग्राम देकर पूछी जा सकती है, जैसे कि पूरी की पूरी मैं डायग्राम दे दूं और ये मिटा दूं यहाँ पे ना, और मैं आपको ABCD करके पूछ लूँ कि भाई A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर इसी से मिलती जुलती आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी फौजी जो मार्च करते हैं तो उसमें हाथ आगे और पीछे मूव करते हैं, तो ये कौन सी मूवमेंट हो रही है शोल्डर जॉइंट के ऊपर, तो इस तरह की एग्जांपल दी जा सकती है। तो ठीक है, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपको पता है सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट है बॉडी के, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके दो जगह पर है, हिप जॉइंट पे, शोल्डर जॉइंट पे। तो सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट कौन सा है आपका इन दोनों में से? तो सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट आपका शोल्डर जॉइंट है। तो ये भी एक MCQ है। बाकी इस लोकोमोशन के अंदर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर लोकोमोटरी ऑर्गन जो है ना उनको मैच करने के लिए दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक साइड के ऊपर सारे के सारे ये दे दें, 4-5 दे दें, और एक साइड के ऊपर इनके लोकोमोटरी ऑर्गन दे दें, और नीचे सीक्वेंस दे दें कि भाई अमीबा में किससे होती है, पैरामीशियम में किससे होती है, स्नेल में किससे होती है, स्टारफिश में किससे होती है। सो अमीबा सूडोपोडिया से होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की खाली डायग्राम देके पूछी जा सकती है कि इस ऑर्गेनिज्म में ये क्या चीज़ है जिससे लोकोमोशन हो रही है। बहुत बेकार सा क्वेश्चन है वैसे ये। साइटोप्लाज्म के चेंजेस होते हैं, आपको पता है ये बात। इसके अंदर इनके अंदर सीलियरी मूवमेंट होती है, सीलिया के जरिए, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फ्लैजिला के जरिए फ्लैजिलरी मूवमेंट होती है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जेलीफिश के अंदर हम बात करते हैं जेट प्रोपल्जन है, जो कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की वजह से होता है। अर्थ में मैं समझा चुका हूँ पूरा का पूरा। लोग स्नेल के अंदर फुट की वजह से होती है, स्टारफिश के अंदर ट्यूब फीट की वजह से होती है। तो ये जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं ये मिलाने के लिए दिए जा सकते हैं कि एक तरफ एनिमल का नाम दे दिया, ठीक है, एक तरफ स्ट्रक्चर का नाम दे दिया, और आपसे कहें कि भाई ए जो है उसके अंदर इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू होती है, बी के अंदर किसके थ्रू, सी के अंदर। तो नीचे 4 ऑप्शन होंगे जिसके अंदर सारे के सारे सीक्वेंस जो है वो लिखे हुए होंगे। कॉकरोचेस के अंदर भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, एंथ्रोपॉइड, ठीक है। एंथ्रोपॉइड आप यूजुअली आपने सुना नहीं है, तो ये पूछा जा सकता है कि भाई लोकोमोशन एंथ्रोपॉइड में किसके ज़रिए होती है, या एंथ्रोपॉइड में जो है वो कितने लिम्स के ज़रिए लोकोमोशन होती है। तो ये बिलोंग तो करते हैं टेट्रापोडा से, यानी इनके पास 4 लिम्स होते हैं, लेकिन लोकोमोशन के लिए 2 इस्तेमाल करते हैं, तो ये बायपेडल होता है। तो एंथ्रोपॉइड जो है इसके अंदर मैन और एप्स आते हैं, बर्ड्स अलग हैं। तो बर्ड्स के अंदर बर्ड्स भी बायपेडल होते हैं, लेकिन बर्ड्स तो आपको पता है बायपेडल होते हैं। एंथ्रोपॉइड अगर आपका वर्ड आपने ये नहीं पढ़ा यहाँ पे या गौर नहीं किया, तो मैं पूछ सकता हूँ कि भाई एंथ्रोपॉइड जो है वो कितने लिम्स इस्तेमाल करते हैं लोकोमोशन के लिए। तो बच्चों को पता ही नहीं होगा एंथ्रोपॉइड कहते कैसे हैं। अच्छा, द लास्ट थिंग इज़ ये यहाँ पर सिर्फ ये ब्रैकेट जो है इंपॉर्टेंट है कि मसल टिश्यू प्रेजेंट है पूरे किंगडम एनिमलिया में, जबकि बोन्स है यूनिक नहीं है। पहले ही बता चुका हूँ कि मसल्स हैं वो जो बोन्स हैं वो वर्टिब्रेट का फीचर है, जबकि जो मसल्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स होते हैं उनके पास, बट मसल्स पाए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिव्यू। आई होप कुछ फ़ायदा हुआ होगा इससे।